नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज अपने YouTube चैनल करप्शन फ्री इंडिया और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ कॉमन मैन के माध्यम से आप सब लोगों के मध्य उपस्थित हूं। आज जो टॉपिक मैं आप सब लोगों के मध्य लेकर आया हूं उसको मैंने एक नाम दिया है एंटीलिया वर्सेस इंडिया। आज हम सब लोग पिछले कुछ समय से अपने टीवी माध्यमों से, संचार माध्यमों से ये देख रहे हैं कि किस तरह हमारे देश की राजनीति में एक भूचाल आया है। और वो भूचाल क्यों आया? एक मुंबई पुलिस के एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कारनामों की वजह से, जिसने हमारे भारतवर्ष के एक मशहूर उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो कार खड़ी कर दी और जिसमें कुछ विस्फोटक सामग्री थी और एक खत उन्होंने लिख दिया जिसमें कुछ धमकी भरा मटेरियल था। और उसके साथ ही ये सब जो राजनीतिक घमासान स्टार्ट हुआ, ये सब उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये उसके बाद सब शुरू हुआ। और इसमें हम सब लोगों को ये देखने को मिला कि किस तरह एक राजनीतिक दल के संरक्षण में उस पुलिस वाले ने इस हद तक जाकर हमारे देश के एक प्रमुख उद्योगपति को डराया, धमकाया, जिसका कारण शायद आने वाले समय में हम सबको पता चलेगा। पर सोचने वाली बात यह है कि जिस जल्दबाजी में यह कार्यवाही हुई एक उद्योगपति के लिए, क्या ये कार्यवाही हम सब लोगों के लिए भी होती? क्या भारत की गरीब जनता के लिए भी होती? अगर वो जनता जो इतने सालों से, तकरीबन मोर देन 70 ईयर्स से कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों के हाथों में सताई हुई है, क्या अगर वो भी इस स्थिति में से गुजर रही होती तो क्या उनके लिए भी हमारी जो सरकारें इसी प्रकार का एक्शन लेती? आज मुझे ये बताते हुए भी अफसोस हो रहा है कि किस तरह हमारी पुलिस को इन राजनेताओं ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। वो पपेट्स की तरह, एक कठपुतली की तरह काम करते हैं राजनेताओं के हाथ में। और जो हमारा पुलिस एक्ट है सन 1861 में बना था, वो उस टाइम में बनाया गया था जब अंग्रेजों ने उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम इंडियन सोल्जर्स को अपने हिसाब से चलाते थे। पर आज उसमें बहुत कुछ संलग्न करने की स्थिति आ गई है, क्योंकि 2005 में एक कमेटी बनाई गई थी श्री सोली सराफ जी के अध्यक्षता में, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2006 में कुछ डायरेक्टिव्स पास किए जो सभी राज्यों के लिए जरूरी थे कि वो अपनी पुलिस में जो उसके प्रारूप को चेंज करने के लिए या उसमें कुछ सुधारों के लिए आवश्यक थे। पर अफसोस आज तक उन डायरेक्टिव्स को किसी भी राज्य ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जहां पर आज हम सब लोगों ने जो पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरह मुंबई पुलिस में एक राजनेता ने एक एपीआई को 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया कि वो एक महीने का इकट्ठा करे। अगर एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस में किस किस जगह पर कितने एपीआईज होंगे, कितने डीएसपीज होंगे, कितने सीपीज होंगे और कितने डीजीपीज होंगे। और ये स्थिति सिर्फ हमारे एक राज्य के नहीं, ये पता नहीं हमारे किन किन राज्यों में ये स्थितियां हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर उस इंसान ने उस राजनेता के कहने पर इतना पैसा इकट्ठा किया तो उसके लिए उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया होगा, कितने लोगों की जानें ली होंगी, कितने लोगों को उसने झूठे केसों में फंसाया होगा और कितने इनोसेंट लोगों को फांसी पर चढ़ाया होगा। इस पुलिस वाले
के बारे में मशहूर है, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और उसने सन 2002 में भी एक ख्वाजा यूनिस करके एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके जो डिसअपीयरेंस के मामले में भी ये पुलिस वाला इन्वॉल्व है अपने कुछ और साथियों के साथ। पर वो अभी उस केस का ट्रायल चल रहा है, उसमें हम जब तक वो ट्रायल कोर्ट में है उसके संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते। पर जो उसके ऊपर इल्जाम था, पर इसको इसी भ्रष्ट पुलिस वाले को किस हद तक जाकर महाराष्ट्र की सरकार ने दोबारा से रीइंस्टेट किया, और रीइंस्टेट करने के बाद उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई में जो जो कारनामे हुए वो हम सब लोगों की नजरों के सामने हैं। भी मुंबई में क्या कुछ हुआ, जून के महीने में मुंबई में क्या कुछ हुआ, हम लोगों, हमारे जो मीडिया चैनल्स उन्होंने क्या कुछ मुंबई पुलिस के बारे में बोला, और आज हम सब लोगों के सामने आ गया कि किस तरह मुंबई पुलिस के एक कमिश्नर ने जो शुरू से लेकर विवादों के घेरे में था, उसने कैसे वहां के एक राजनेता के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने कुछ पुलिस अधिकारियों में, जिनमें ये जो सचिन वाजे करके जो पुलिस इंस्पेक्टर है, एपीआई है, उसको 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का हर महीने का एक ऑर्डर दिया था, ताकि वो 100 करोड़ रुपया वो सभी से इकट्ठा करे, चाहे फेयर एंड फाउल मीन्स, चाहे वो बुरे से बुरा स्टेप भी उठाए और निर्दोष लोगों को मारे, चाहे उनके घरों को उजाड़े, चाहे इनोसेंट्स को कहीं झूठे केसों में फंसाए, तो भी उसको 100 करोड़ रुपए तक ही मतलब है। इन लोगों को हमारी जान से मतलब नहीं, इन लोगों को हमारे जो दिनचर्या से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को मतलब है तो अपने पैसों से। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश की जो पुलिस, हमारे देश की पुलिस में बहुत ईमानदार ऑफिसर भी रहे, जिनमें कुछ ऑफिसर्स जिनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, मैडम किरण बेदी, उसके बाद मनीष शंकर शर्मा जी, आरिफ शेख, जो हमारे सारे आईपीएस ऑफिसर, आर श्रीलेखा केरला बैच के, और इसके साथ महेश मुरलीधरन जो तमिलनाडु बैच के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सारे, इसके अलावा बहुत से आईपीएस ऑफिसर या दूसरे पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी के चर्चे हम आम सुनते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि किस तरह ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो राजनेता हैं, ये पुलिस वालों को अपना पपेट बनाते हैं, अपने हाथों का मोरा बनाते हैं और उनसे बुरे काम करवाते हैं। मैं आप सब लोगों से यही आज गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें जरूरत है कि हम सब लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, ताकि जो हम डेली अखबारों में पढ़ते हैं कि किस तरह कस्टोडियल डेथ्स हमारी पुलिस कस्टडी में होती हैं, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी है, चाहे वो पुलिस कस्टडी है, डे बाय डे कैसे हमारी पुलिस का जो ग्राफ है वो गिर रहा है। एक जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो जिससे वर्ल्ड की तकरीबन 180 देशों की पुलिस की ऑनेस्टी मापी जाती है, उसमें हमारे देश का जो पुलिस है उसका नंबर 86 है। 180 देशों में हमारे देश की पुलिस 86वें नंबर पर है अपने ईमानदारी के लेवल पे। तो भाइयों और बहनों, हम सब लोगों को चाहिए कि हम ऐसे राजनेताओं के खिलाफ आवाज उठाएं, ऐसे राजनेताओं को इनको आईना दिखाएं और इनको अपने घरों को वापस भेजें और अच्छे इंसानों को लेकर आए, ताकि हमें पुलिस प्रोटेक्शन, हमें पुलिस का एक अच्छा तंत्र मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।